बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना एनालिसिस के नवंबर के योजना के अंक में हम वसुधैव कुटुंबकम का जो पार्ट 3 है, यानी वसुधैव कुटुंबकम में जो तीसरा अंक है, अभी तक हमने देखा जो है पहले अंक में जो है अमिताभ कांत जी और एडिटोरियल देखा। दूसरे अंक में हमने देखा कि कैसे G20 ने जो है भारत को वैश्विक स्तर पर जो है नेतृत्व को प्रदान किया, साथ ही में महत्वपूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। तीसरे जो पार्ट में है हम जो वन अर्थ वाली बात है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम, उसमें जो वन अर्थ है यानी पर्यावरण और कहीं ना कहीं जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या इस तरह की जो है कहीं कहीं अपने जो हरित ऊर्जा या हरित विकास की तरफ जो बल है उसी को लेकर जुड़े हुए हम दो महत्वपूर्ण आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, उसमें जो पहला है हरित विकास समझौता, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट हुआ था, GDP उसको बोलते हैं, इसलिए पूरा लिख दिया कि सकल घरेलू उत्पाद न समझिए। और दूसरा है भारत में ऊर्जा संक्रमण, जो एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया। ठीक है, इन दोनों के जरिए जो है ये दोनों जो है G20 से जुड़े हुए हैं और इसमें G20 में के उपलक्ष्य में, यानी इन दोनों को हम G20 के उपलक्ष्य में समझेंगे ये अपने आप, क्योंकि ये समझौता G20 में हुआ है और जो भारत में ऊर्जा संक्रमण है उसको भी हम उसकी भी स्थिति को देखेंगे कि वो उसमें भारत ने कहाँ तक किया है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हरित विकास समझौता। जब भारत को अध्यक्षता मिली थी तो भारत कह सकते हो कि उस समय दुनिया की जो स्थिति है, दुनिया में कई सारी चुनौतियां थी। उसमें एक चुनौती ये थी कि जो है कोरोना के कारण जो है स्वास्थ्य की समस्या आ गई थी, दूसरे युद्ध हो रहा था, तीसरे जो है दुनिया बटी हुई थी जो है नॉर्थ और साउथ, और उसमें जो है विकासशील देशों की चुनौतियाँ थी, और चौथे जो सबसे गंभीर चुनौती के रूप में दिखाई देती है वो पर्यावरण की समस्या। वो ये दिखाई दे रहे थे कि विकासशील देशों के सामने समस्या ये था कि वो विकास को अपनाएं या पर्यावरण को, क्योंकि कहीं न कहीं कोरोना ने और उसके बाद की परिस्थितियों ने विकासशील देशों की इस स्थिति में डाल दिया था कि वो जलवायु परिवर्तन की स्थिति को तो देख रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है कि वो अपने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दे सकें। क्यों? क्योंकि जो विकसित देशों ने इस तरह की बातें कही थी वो उस पर पूरा नहीं कर सके थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भारत जब आया और भारत ने अपने विकास और पर्यावरण दोनों को ध्यान दिया है, तो जो हमारी समावेशी नीतियां थी, हमने G20 में अभी देखा कि कैसे उसको समावेशन लाया, वैश्विक स्तर पर मानवकृत दृष्टिकोण लाया। उसी तरह से हम जो सतत विकास या जो पर्यावरण के साथ की विकास, सहभागी विकास की बात करते हैं, या जो हमारा जो है एक परंपरा है कि जो है पर्यावरण के साथ चलना है, समाज को पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना है, यानी जो हमारा जीवनचर्या है वो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसी को प्रधानमंत्री ने 2021 में कहा, एक योजना था मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसी को आधार बनाते हुए G20 में भी उसी चीज़ को लाया और भारत की अध्यक्षता में कहीं ना कहीं ग्रीन जो है जलवायु संरक्षण का मुद्दा केंद्रीय था। ठीक है, तो इसको हम इन विभिन्न उसमें जैसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सतत विकास का मूल सिद्धांत है क्या? विकासात्मक मार्गों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों के बीच संतुलन बना रहे कि भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करते हुए वर्तमान और आकस्मिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी सतत विकास ये है कि हमें हमारी नीतियां, विकासात्मक नीतियां ऐसी हो कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो ज़रूरतें हैं उसको जो इंडिकेटर्स, उसके पहलू को ध्यान रखते हुए हम भविष्य के अपनी वर्तमान ज़रूरतें और आकस्मिक ज़रूरतों के साथ साथ हम भविष्य की भी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसलिए इसी आधार पे ये चला है। और ये जब जलवायु परिवर्तन की अभिव्यक्ति विभिन्न देशों में अपने अपने क्या कहते हैं नीतियों और कार्यों में फिर से विचार करने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ठीक, भारत एक ऐसे विकास पथ के साथ उदाहरण के तौर पे आगे बढ़ रहा है जो अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों को ध्यान में रखता है। आपको आश्चर्य होगा, ये कहा हुआ बात है, आप अगर डेटा देखें तो भारत आज दुनिया की जो सबसे बड़ी मतलब जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है उसमें सबसे तेज गति से आर्थिक समृद्धि कर रहा है, यानी आर्थिक पहलू पर भी ध्यान दे रहा है, साथ ही में
जो यूनाइटेड नेशन का जो जलवायु एक्शन टेकन रिपोर्ट था, उसमें भी अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन में जो भारत का प्रयास है दुनिया में 5वें स्थान पे और बड़े देशों में पहले स्थान पे है। क्यों? क्योंकि शुरू के 3 देश तो उसमें किसी को रखे गए नहीं थे। जो चौथा था वो एक छोटा सा देश है स्कैंडिनेवियाई, यानी भारत न केवल अर्थव्यवस्था प्रमुख बड़े देशों में न केवल आर्थिक दृष्टि से सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि पर्यावरण के दृष्टि से भी भारत का जो प्रयास सबसे बेहतर है। और ऐसे में जब भारत के पास नेतृत्व आया, भारत कैसी नीतियां अपनाता है? जैसे हम समाज में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने घर में, हमें घर से जो सीख मिली रहती है उसी की तरह हम व्यवहार समाज में करते हैं। इसमें तो कोई शक है नहीं। लोग कहते हैं ना कि अगर किसी का खराब व्यवहार देगा, अरे इसके घर में ही ऐसी चीजें होती होंगी इसलिए ये ऐसा करता है। तो जो भारत जो घर पे यानी अपने घरेलू नीतियों में जो उसने नीतियां अपनाई है कि हमें आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई तो भारत ने वही नीतियां, जैसे जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति भारत की अभी नीति थी, उसको भारत ने G20 देशों का मोटो बना दिया। ठीक है, और उसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात हो गई, यानी जो अर्थ या प्लैनेट या पृथ्वी के संरक्षण की बात की जाने लगी। क्योंकि भारत इसी तरह की नीतियां, यानी हमें जैसे कहा था ना कि विकासशील देशों के सामने जो है थी कि वो विकास को ध्यान दे कि पर्यावरण को, तो हमें अब वो नहीं देना, हमें विकास और पर्यावरण दोनों को ध्यान देना है। उसके लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किया है अपनी G20 अध्यक्षता में, उसको हम देखते हैं। जैसे ही जब भारत को पिछले साल दिसंबर 2022 में इसको G20 की अध्यक्षता संभाली, जलवायु और पर्यावरण स्थिरता को मुख्य विषयों के रूप में पहचाना गया और G20 ने विशेष रूप से विकासशील देशों में आजीविका की सुरक्षा और विकासात्मक उपलब्धियों की रक्षा के लिए अंतर क्षेत्रीय अनुकूलन बढ़ाने, लचीलापन, रिसाइलेंट अपनाने और तात्कालिकता पर भी जोर दिया। पर्यावरण के मुद्दे समय के साथ सर्वोपरि वैश्विक चिंता बन गए हैं, जिससे राष्ट्रों को हरित लचीले विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, हरित विकास समझौता, जब ये सारी चीजें हुई, क्योंकि विकास होना था, विकास तो चूंकि G20 क्या है, एक आर्थिक कहीं ना कहीं एक समझौता, एक संगठन था, तो हमें विकास करना था। लेकिन अब वो विकास कैसा था? हरित विकास। तो हमने विकास को हरित यानी पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए हमने इसको नई दिल्ली घोषणा पत्र में एक हरित ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट किया। ठीक है, यानी G20 के नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा के माध्यम से हरित विकास समझौता या ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को अपनाया, जिसमें वनों और पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा और संरक्षण, भूमि सुधार, लक्ष्यों पर वैश्विक समझौते और ये समुद्री प्लास्टिक कूड़े खिलाफ कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी की। यानी इसमें जो दुनिया के सामने पर्यावरण की दृष्टि से या जो कह सकते हो पृथ्वी पर जो संकट उत्पन्न हो रहा था, उसके लिए एक समझौता करने की बात की। और यही एक कह सकते हो कि ये जो ग्लोबल, इसमें अभी देखा गया कि इसी में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भारत के नेतृत्व में किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्यों किया गया? क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन की जगह बायोफ्यूल या जो है जैव ईंधन की तरफ संचरण करने की तरफ बढ़ रहे थे। तो ऐसे और भी सारी चीजें हुई हैं। क्या क्या हुई हैं समझौते के तहत? सबसे पहले एक मिशन लाइफ मतलब LIF, L फिर छोटा फिर F फिर E लिख दिया हूं। लाइफ माने उसमें जीवन होता है, लेकिन ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या पर्यावरण के लिए। इसमें क्या है कि अभी तक जो विभिन्न देशों में ये होता रहा है कि उसमें जो है वो पर्यावरण और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों या सरकारों की है।
लोगों की नहीं है, जबकि भारत की प्राचीन परंपरा ही रही है कि यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लोगों की होती है। अपनी इसी मान्यता को प्रधानमंत्री ने जो है 2021 से ही उसको जो है बात करना शुरू कर दिया था एक मिशन के रूप में, दुनिया ने भी उसको स्वीकारा और G20 ने भी उसको स्वीकारा कि जो है मिशन लाइफ ही है वो, जो यानी पर्यावरण के लिए जीवन जो है जीवनचर्या, वही वो चीज़ है जो सही मायने में हरित विकास या पर्यावरण की समस्याओं को दूर कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको नहीं अपनाएंगे तब तक आप चक्रीय अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, तब तक आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रति नहीं जाएंगे और जो डिमांड साइड की समस्या है उसको आप दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी चक्रीय अर्थव्यवस्था में देखा गया कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें कई सारे कपड़े यानी 38% कपड़ा जो है ऐसा है जिसमें गिरावट आई है, यानी जो एक से अधिक बार नहीं पहन रहे हैं और उसको लोग यूं ही फेंक देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा जाता होगा, सब कुछ जाता होगा। आप रिसाइकलिंग करती रहिए, कपड़े लोग जो अब जैसे एक शर्ट है आप उसको एक बार पहन के फेंक दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के अनुकूल बिहेवियर नहीं हुआ। आप इसको जितना बार पहनेंगे उतना ज़्यादा इसके, जैसे आपने जितनी ज़्यादा समय तक चलाया इस शर्ट को, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज से ही तो बनता है कोई चीज़, या पेन है या कोई और चीज़ है, या आप जैसे मैंने कहा ना कि पार्टी करना हो, आपको पहले भी बताया कि पार्टी करनी हो तो दिन में करो तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, सोच की ज़रूरत है और उसी सोच को ये आगे बढ़ाने की बात करता है वैश्विक स्तर पे। भारत के स्तर पे तो होता था, वैश्विक स्तर पे कह रहा है। इसमें क्या है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली के व्यक्ति को सभी G20 देशों ने भारी प्रतिध्वनि मिली। बिना सोचे समझे उपभोग के बजाय हमें क्या करना है, संसाधनों का सोच समझकर उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया। जैसे कि इसमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए, उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया गया। इसमें व्यक्तिगत विकल्पों और व्यवहारों में शामिल करना होगा, तभी हम कह सकते हो कि जो है पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। इसमें जबरदस्ती के जरिए ना एक नज थ्योरी है, धीरे धीरे सोशल बिहेवियरल चेंज के जरिए पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने की बात इसमें की जाती है। ठीक है, और इसमें जब समुदाय शामिल हो जाता है, जब लोग शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पे या जो उसके स्तर पे जो है रिजल्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे अभी एक बहुत कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले जो है एक केस स्टडी आई थी कि जोमेटो में, जैसे जोमेटो का, उसमें फिर जोमेटो का भी उल्लेख था कि वो कटलरी जो प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें होती ना, जो चम्मच इस तरह की चीज़ें, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया बिना कटलरी का, और आप चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं। और फिर ये बताया कि जैसे आप लेते हैं तो उसमें बताया जाता है कि भाई इसको लेने से पर्यावरण, ये उसने एक साल में 1000 टन प्लास्टिक बचाया। ये क्या है, लाइफस्टाइल को ही ऐसा करना है, नज थ्योरी, धीरे धीरे लोगों को पर्यावरण के तरफ। इसी तरह के अलीबाबा ने जो है चीन में जो है इस तरह का प्रयोग किया और वहाँ पे भी इसी तरह का निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं अगर समुदाय को धीरे धीरे जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे जो है बहुत सारी समस्याएं। अब 1000 टन प्लास्टिक बचाया छोटे से प्रयास ने, कोई बहुत बड़े रिस्क को करने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों को विकल्प दिया जाता है। नस थ्योरी क्या करता है, लोग कोहनी सिद्धांत धीरे धीरे करके प्रेरित करना, धीरे धीरे कि लोग को एक सकारात्मक दिशा या किसी भी दिशा में, हम यहाँ पे कहेंगे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था, दूसरी बात जो इसमें कही गई वो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। भारत जो है यहाँ पे जो कह सकते हो कि संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन भी लॉन्च किया गया था और इसके नेताओं की, G20 नेताओं की बैठक भी हुई थी। चक्रीय इकोनॉमी क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि वो 3 सिद्धांतों पर आता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब जो आप चीजें उपयोग कर रहे हैं उसमें जहां तक हो सके कमी करो, मतलब ये है कि आप जो सोच समझ के उपभोग करो। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आप चीजें सोच समझ के उपयोग करेंगे तो उसका कम से कम इस्तेमाल, जैसे प्लास्टिक ही है या कुछ भी आप ले लो, उसका कम से कम इस्तेमाल करो और रीयूज करो। ऐसी चीजें करो जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके, और जब उसका इस्तेमाल न हो सके तो फिर उसको क्या करो, रिसाइकिल कर लो,
ताकि पुनः जो है प्रकृति से वो नेचुरल रिसोर्सेज को लाने की ज़रूरत न पड़े। और ये जो ग्रीन इकॉनमी है, इस सर्कुलर इकॉनमी है, ये बहुत बड़े ग्रीन इकॉनमी को लाने वाली है। और सिर्फ ये पर्यावरण को ही नहीं बचाती है, जैसे इसमें आप रीयूज करोगे तो इसके लिए जो बार बार रिपेयर वाली चीज़ें आएंगी उसको आएगा, रिसाइकलिंग के लिए बहुत सारे जो है जॉब क्रिएट होंगे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने वाला है। और हमारे जब नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे, हम कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज वेल्थ को वेस्ट में बदलेंगे, वेस्ट को वेल्थ में बदलेंगे, तो जो हमारे बहुमूल्य रिसोर्सेज बचेंगे वो तो बचेंगे ही बचेंगे। जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी और संसाधन दक्षता द्वारा इसको हम करेंगे। जैसे जो प्लास्टिक निर्माण करता है उसी की जिम्मेदारी है। आप देखिए मोटे प्लास्टिकों पर लिखा रहता है कि इसको आप 20 रुपए किलो तक उन्हीं को बेच दीजिए, ठीक है। यानी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है कि जितना प्लास्टिक उत्पादन करना है उनको उतने प्लास्टिक का रिसाइकलिंग उनकी जिम्मेदारी है। या जो इस तरह से कंप्यूटर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। उस तरह से चक्रीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो हरित अर्थव्यवस्था को योगदान देता है, ठीक है। इसमें लाभ क्या होता है कि जो कूड़ा करकट होता है वो कम से कम इस्तेमाल होता है, जिससे पर्यावरण को कम से कम क्षति होती है, ठीक। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इसी ग्रीन समझौते में यह भी कहा गया कि इकोसिस्टम को भी हमें बहाल करना पड़ेगा। जो जमीन का क्षरण हो रहा है, जो समुद्र का जो क्षरण हो रहा है, समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को, इन सबको बहाल करने की जरूरत है। इसमें सभी सदस्यों ने कहा कि 2040 तक भूमि क्षरण को, यानी जो भूमि का डिके हो रहा है उसमें 50% तक कमी करने की जरूरत को है। ये G20 ने लक्ष्य किया कि 2040 तक भूमि क्षरण में 50% कमी की जाएगी। इसी तरह से समुद्र आधारित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और उच्च क्षमता बढ़ाने के लिए ब्लू इकॉनमी पर भी बल दिया जाने लगा है, ठीक है। हरित विकास समझौते से होने वाला लाभ, देखिए हरित विकास समझौता जो लाभ है वो केवल आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संपूर्ण रूप से वो क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है। ऐसे में जो टेक्नोलॉजी है उसके भी महत्व को समझा गया। भारत ने विकासशील देशों से कहा कि जो आपने वादा किया है उसको आपको करना पड़ेगा, और जो तृणमूल स्थानीय स्तर पे जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उसके लेकर स्थानीय स्तर पे भी इसको मजबूत करने की बात की जाने लगी है, ठीक है। इस समझौते में देखिए बात कही गई कि देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा तृणमूल स्तर पर बुरी तरह पड़ता है, विशेष रूप से चरम मौसम की घटनाएं। वो गांव कस्बों में रहने वाले समुदाय ऐसे जलवायु जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के संस्थागतकरण के माध्यम से आपदाओं के खिलाफ लचीलापन अपनाने के प्रयासों को सुव्यवस्थित करना है। नीचे तक राष्ट्रीय और स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करने, नवीन वित्त पोषण उपकरण लाने, क्षेत्र के निवेश, ज्ञान साझाकरण के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई आदि प्रक्रियाएं करके जो है स्थानीय लेवल पे आपदाओं के लिए उनको तैयार करने की बात की जा रही है, ठीक है। यह भी माना गया कि आज के जो शहरों का भविष्य है वो भविष्य के शहरी चुनौतियों के लिए तैयार रहें, यानी जो शहर बने वो रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या लोचशील अवसंरचना के लिए किया जाए। और हरित विकास समझौते के जो सभी मुद्दे हैं वो दुनिया के लिए, सभी ये जितने भी समझौते किए गए वो पूरे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत ने एक ऐसी रणनीति के निर्माण में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया जो कहीं न कहीं वैश्विक दक्षिण चिंताओं के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। एक इसी अब जैसे समझौता हुआ तो एक आर्टिकल है जो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिव हैं उनका लिखा हुआ है कि भारत में ऊर्जा संक्रमण ये है कि कैसे जो है भारत में जो पहले ज़रूरत थी कि हम जो जीवाश्म आधारित ऊर्जा करते थे, कोयला या इस तरह की चीज़ें, उससे एक तो पर्यावरण का क्षति होती थी, दूसरे उससे निकलने वाले धुएं आदि से कई सारे लोगों की जान आदि भी जाती थी या बीमारियां बढ़ती थी। महिलाओं की समस्या, जैसे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को जो लकड़ी या चूल्हे जो उपले आदि से जो गैस जो धुएं की समस्या से उसको निजात दिलाने के लिए। तो इसी तरह की चीज़ें कि कैसे भारत ने अपने तेज आर्थिक विकास के दौर में अपनी ऊर्जा का ट्रांसमिशन बनाए रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिचय कि भारत आज
विकास के उस दोराहे पे, चौराहे पे खड़ा है जहां पे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट एकदम गंभीर चिंता है, उसको दिखा जा रहा है। साथ ही उसकी अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने की दोहरी चुनौती जूझ रहा है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट है, दूसरे तरफ उसको चूंकि तेजी गति से विकास कर रहा है तो उसके लिए तेजी से ऊर्जा जरूरत भी है, बिजली ऊर्जा की जरूरत भी उससे ज्यादा है। ये दोनों चीजों को वो छोड़ नहीं सकता। ऐसे में उसे 1.4 अरब से अधिक आबादी है और ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये सारी चीजें उसको क्या, टिकाऊ और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता इसकी जो आज महसूस हो रही है उतनी कभी नहीं हुई थी। इसलिए भारत ने एक परिवर्तनकारी, एक ट्रांसफॉर्मेशनल यात्रा शुरू की और अपना ध्यान पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की जगह बिजली उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से, यानी सौर ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, पन बिजली, वायु ऊर्जा, इस तरह के स्रोतों पर ध्यान देना शुरू किया ताकि जो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और उसकी समस्या है इससे बचा जा सके। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देख ही रहे हैं कि एक तो आर्थिक विकास की हमें जरूरत है, हम ऊर्जा से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे पर्यावरण की भी संकट है। साथ में जो जीवाश्म ईंधन हैं उनके दहन से जो कई सारे लोगों को स्वास्थ्य जनित भी शिकायत आती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि कैसे दिखाया था कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण जो अर्थव्यवस्था का विकास दर है वह भी कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से हमें इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए जरूरत था कि हम ऊर्जा संक्रमण या जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसके जगह हम नवीकरण ऊर्जा स्रोत की तरफ हम बढ़ें। ठीक, इसमें जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो ऊर्जा संक्रमण नीति है यह जो है 2008 से जो है भारत सरकार ने एक जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लाया था और उनमें कई सारे मिशन शुरू किए थे। उसके जरिए इसकी शुरुआत 2008 से ही भारत सरकार ने करना शुरू कर दिया था। उनमें कई सारे मिशन थे, उसमें जो सबसे सफल हुआ वह सौर मिशन था। सौर मिशन 2010 में लॉन्च किया गया और इसे जब लॉन्च किया गया था तो ये पहले था कि 2022 तक हम 20 गीगावाट यानी 20,000 मेगावाट बिजली सौर से करेंगे, लेकिन बाद में इसे बढ़ा के 100 गीगावाट कर दिया गया, यानी 1 लाख मेगावाट कर दिया, यानी इसमें 5 गुना बढ़ा दिया गया। और 2023 में इसमें नवीकरणीय ऊर्जा 175 गीगावाट कर दिया गया। बाद में इसे 2030 तक बढ़ा के कर दिया गया कि 500 गीगावाट के जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा, क्योंकि हमने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो लक्ष्य था उससे बहुत ज्यादा यानी 5 गुना भी लक्ष्य भी हमें लग रहा है कि 2023 तक हम प्राप्त कर लेंगे। और जो अभी आंकड़े बता रहे हैं कि जो 2014 में था, जो नवीकरण ऊर्जा था हमारे लिए वो 14% था, आज वह जो है 22.5% हो गया है। इतनी तेजी से हमने जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संक्रमण किया है। ठीक है, तो ये बताता है कि ये भारत की ऊर्जा के संक्रमण की जो है वो दर को बताता है, लेकिन चुनौतियां अभी हैं। नवीकरण ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है कि वो इंटरमीडिएटरी, वो रुक रुक के आती है। वो दिन में आएगी, सुबह नहीं, सुबह कम आएगी, शाम को कम आएगी, दिन में आएगी। अगर सौर ऊर्जा की बात करोगे रात को नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उनको चाहिए, अगर आपने एक इंस्टॉल किया है तो बिजली लगातार आनी चाहिए। खास तौर से जब देखा गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए कि जब इसे जरूरत रहती है तब वो नहीं आती है। उस समय जैसे रात में ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो नहीं आती है। ऐसे में सौर ऊर्जा तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन डिस्कॉम कंपनियां उसको लेने की अनिच्छुक हो रही हैं। दिन के समय इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रिड है, वो फेल होने का खतरा हो जा रहा है। और जब रात की ज़रूरत है तो उस समय सप्लाई नहीं होने के कारण डिस्कॉम कंपनियों को बहुत ज़्यादा कीमत पे बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये उसकी चुनौती है। इसको लेकर जो है ज़रूरत है कि इसको कैसे, जैसे उसमें ग्रेविटी स्टोरेज, पंप, वाटर पंप स्टोरेज या और भी इस तरह की, जैसे अब भारत सरकार जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं 100 मेगावाट का लगा रही है, उसके लिए यह है कि आपको अनइंटरप्टेड 24 घंटा की सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी आपको ही एनर्जी स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम तभी आपको वो अब मिलेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें हालांकि इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन ये चूंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो ये मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, आर्थिक और पर्यावरणीय नेतृत्व। देखिए, जब संक्रमण होगा तो एक तो आर्थिक
होगा कि जो अभी हम जो जीवाश्म ईंधन हम दुनिया के देशों से मंगाते हैं, अगर हम 85% अपना जो है निर्यात आयात करते हैं, अगर वो नहीं करना रहे तो हमारा बहुमूल्य संसाधन बचेगा। पर्यावरणीय प्रभाव, जो स्वास्थ्य की समस्या हो रही थी, उससे हम क्या होगा, राहत हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जो ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो चीज़ें हम लगाएंगे वो हमारे लिए रोजगार का भी सृजन करेगा। तो यानी ये आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों पहलू से ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिजली उत्पादन में पारंपरिक से नवीकरण स्रोतों तक भारत की यात्रा एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस नवीन नीतियों और प्रोत्साहनों के साथ महत्वाकांक्षी नवीकरण ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बता रही है कि कैसे सरकार हरित ऊर्जा परिदृश्य के लिए मंच तैयार कर रही है। उसी तरह से भारत अब ग्रिड एकीकरण, ऊर्जा भंडारण, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर भी तेजी से काम कर रही है। और दुनिया के अन्य देशों को, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जो आर्थिक दृष्टि से तो हम सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं, जलवायु के जो हमने लक्ष्य तय किए हैं उसमें भी हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए भी अपने ऊर्जा के मांग को नवीकरण ऊर्जा के साथ डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जो चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए हम लोग स्टेप भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ते रहिए और PDF भी मिल जाएगा। और इसको मैं कहूँगा कि अगर आप जो एक्चुअल योजना है उसको भी ले लीजिए। कहीं सारे ये निबंधात्मक टाइप के लेख लिखे हुए हैं जो आपको निबंध लिखने में बड़ा काम देगा। ठीक है, मैं तो जो बताया हूँ, जो मैं PDF है, ये तो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी, लेकिन ये आपके निबंध लिखने में भी बहुत योगदान देगा। इसलिए आप ओरिजिनल ज़रूर पढ़िएगा इसके साथ। ठीक है, चलिए, नमस्कार।